नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुनझुन कोहली। हम लद्दाख के चप्पे चप्पे पर चल रही हर खबर के बारे में आपको बताएंगे। लद्दाख के कोने कोने की हर खबर आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लद्दाख में दार्चिक कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ। इस सेंटर का उद्घाटन एलजी कविंद्र गुप्ता द्वारा किया गया। इसी दौरान एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये सेंटर कारगिल में बॉर्डर गांव दार्चिक में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है और ये एक जरूरी कल्चरल और हेरिटेज इनिशिएटिव है। साथ ही इससे लद्दाख के टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा, जिसका असर सीधे तौर पर लद्दाख के निवासियों के जेब पर भी पड़ने वाला है। यही नहीं, लोगों को संबोधित करते हुए एलजी कविंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि लद्दाख न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि स्ट्रैटेजिक रूप से भी खास है। आर्यन वैली का ये इलाका सांस्कृतिक रूप से जितना खास है उतना ही स्ट्रेटजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी की सुरक्षा, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी एक्सपर्टाइज और उनकी पूरी डेडिकेशन की वजह से ये क्षेत्र आज स्थिर है और सुरक्षित है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहां स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और दूर दराज इलाकों में भी विकसित चिकित्सा सुविधाएं पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी संकू जिला में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां पर एक 10 वर्षीय बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा तेजी से स्वस्थ हो रहा है और डॉक्टरों की निगरानी में यह सर्जरी की गई। ये सर्जरी डॉक्टर रजिया बानू और उनकी टीम द्वारा की गई है। सीएचसी संखू में लगातार हो रही सफल सर्जरियां इस केंद्र की बढ़ती क्षमता और सरकार द्वारा नागरिकों का घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की सफलता को दर्शाता है। इससे दूर दराज के परिवारों को बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। नॉमिनेटेड काउंसलर एडवोकेट रियाज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला रिजर्व सीट पर चल रही बहस और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन की बातों से जुड़े मुद्दों पर बात की गई। उन्होंने अपने नॉमिनेशन पर उठाए सवालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसकी लेजिटिमेसी का बचाव किया है और ऑब्जेक्शन को पॉलिटिकली रूप से मोटिवेटेड कोशिशें बताया गया है। एक कहावत है कि देग से पहले चमचा गर्म होता है ना। तो मिर्ची लगी है, मैं समझता हूँ मिर्ची लगी है, बहुत मिर्ची लगी है। लेकिन और एक कहावत है हमारे लद्दाखी में जो हम बोलते हैं खाजूजू ग्रामा क्यों तरे, है ना, कि इंसान अपने ही ज़बान में, अपने ही वर्ड्स में फंस जाता है। खैर, अगर कंटेस्टेड इलेक्शन, अगर जैसे कोई काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट करे, अगर वो हार जाए तो मैं नहीं समझता हूँ रिजेक्टेड होता है। मतलब गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफरे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जैसे कि फिर इससे ज़्यादा एलिगेशन फिर उनके अपने ही लीडर पे आएगा, क्योंकि जो आदमी एक बार काउंसलर रह चुका है, फिर सीसी रह चुका है, फिर अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो हार जाता है तो फिर तो कारकर्दगी पे आए थे वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिर तो उनकी कारकर्दगी। खैर, मुझे अभी एमपी साहब के ऊपर ज़्यादा कोई वो करना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये रिजेक्टेड लीडर का जो फंडा है तो वो अपनी ही बातों में फंसेंगे। वहीं एडवोकेट असगर अली यारकेन, जिन्हें काउंसलिंग की बनावट को समझाने के लिए नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने भी सफाई जारी की है। यारकेन ने जोर देकर कहा कि उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से लीगल और प्रोफेशनल था। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, इट हैज़ बीन रिटन दैट कि कितने नंबर ऑफ वुमेन होना चाहिए या माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी में कितने पर्सन्स होना चाहिए। ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया है। अलबत्ता अब क्योंकि ये सवाल आज का नहीं उठाया गया है, बहुत पहले ये जब सवाल उठा कि हाउ डू वी डिफाइन द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिंस there is no definition of principal religious minorities in this act, it has not been given. तो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन इस एक्ट में, इन इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग, इट मीन्स द फंडामेंटल एंड प्राइमरी रिलीजन, द प्राइमरी रिलीजन ऑफ सुन्नी एंड शिया sects of Muslim being Islam.
which means कि the fundamental and principal जो religion है, that is the Islam, wherein the primary religion of Sunni and Shia sect is Muslim. देखिए, लद्दाख के बेटे तेंजिंग चोग्याल के कारण लद्दाख का हर शख्स गर्वित महसूस कर रहा है। दरअसल प्यांग में रहने वाले तेंजिंग ने मशहूर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाली है। इस चैंपियनशिप में 15 देशों के 120 से ज्यादा एलीट बॉक्सर ने हिस्सा लिया था, जिससे ये देश में होने वाले सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों में से एक बन चुका है। तेंजिंग की इस कामयाबी के लिए लद्दाख एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उनको बधाई दी है और खेल में उनके डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सालों के योगदान की तारीफ भी की है। लद्दाख की संस्थाओं ने केंद्र सरकार को अपनी मांगों के साथ 29 पेज का ड्राफ्ट प्रपोजल सौंपा था। इस पर लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 के साथ एक खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि उस ड्राफ्ट के आधार पर केंद्र लद्दाख में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपना फैसला लेगा। केंद्र और एपेक्स बॉडी के बीच अगली मीटिंग में नतीजे निकलने की उम्मीद भी है। केंद्र ने उनको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था, उसी आधार पर उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके बाद जो भी केंद्र ने भी जो प्रस्ताव उनके पास सामने रखेगी और वो भी उनके पास साथ में रखेंगे और मिलजुल करके जो भी संभव हो पाएगा उसको करेंगे। मतलब क्या हम ये माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओपन हार्ट, ओपन माइंड से डिमांड्स को देख रही है, या आपको लगता है कि कई बिंदुओं पे नहीं है? देखिए, पहले भी लद्दाख में जिस प्रकार से वो डिमांड्स रही हैं, केंद्र सरकार ने उनको माना है, लेकिन संविधान के दायरे में ये सब डिमांड्स होनी चाहिए, देश के हित में होनी चाहिए, एकता और अखंडता को सभी को मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जब बात चर्चा शुरू होगी तो विचार आपस में विचार विमर्श होगा, उसी के बाद कोई ना कोई एक रास्ता अपनाया जाएगा। जो कुछ दिनों से पहले से जो बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव वे में चल रही है, या आपको लगता है कि कुछ उसमें हिंड्रेंस आ रही है, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो उनकी चीज़ें हैं उसको एक पॉजिटिव एंगल में आगे बढ़ रही है? देखिए, केंद्र से बातचीत के बाद जो लोग वहाँ पर मिलने गए थे उन्हें उस चीज़ को मानना था और उन्होंने कहा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। तो जो समय दिया गया एक ड्राफ्ट तैयार करने का, उन्होंने भी किया है और केंद्र ने भी अपना प्रस्ताव रखेगी। तो उसके बाद जल्द ही मुझे लगता है इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। 10 नवंबर को दिल्ली आतंकवादी धमाके के बाद लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर सरकार अलग है, आर्मी अलग है और आईएसआई अलग है, तो तीनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या दूसरी जगह हो, वहाँ आपने देखा कि आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान से अलग होने की। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी प्रकार उसका व्यवहार रहा तो ये दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। आतंकवाद जो है वो बर्बादी लेकर आया है, उसका कभी कोई हल नहीं निकला है। बड़ी देर से आतंकवाद चल रहा है, हमने उसको कम भी किया है, लेकिन पाकिस्तान समझता नहीं। इसीलिए ना तो उसी किसी अच्छे देशों के साथ उसके रिश्ते हैं, तो जल्द ही बर्बाद होने वाला है पाकिस्तान। लद्दाख में टूरिज्म पर एलजी कविंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि तेज बर्फबारी के चलते लद्दाख में गंडोला सर्विस शुरू करने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि आने वाले समय में लद्दाख एक टूरिज्म सेक्टर बनकर उभरे। देखिए, विंटर गेम्स को लेकर के और खास विशेष करके जो एडवेंचरस टूरिज्म है या दूसरा है जिसमें सर्दियों में भी लोग वहां पर आएं, इस प्रकार का लद्दाख सरकार की तरफ से प्रयास है। स्नो के मौसम में भी वहां पर लोगों का आना जाना रहे, इसलिए गंडोलास का भी प्रोजेक्ट बन रहा है। और कोशिश ये है कि एक उसको कम्युनिकेशन के माध्यम से भी लोगों के साथ जोड़ा जाए। अभी जो मेरी जानकारी मिली है, न्योमा और थाइस और हमारा ये जो कारगिल का एयरपोर्ट है वहाँ पर भी लोगों का आना जाना रहे, क्योंकि इस लद्दाख के चारों तरफ टूरिज्म फैले, इसलिए हमारे प्रयास। और विंटर गेम्स की तरफ जो लोग आएंगे पूरे देश भर से, तो वहाँ पर
क्योंकि ये स्कीइंग और हॉकी स्केटिंग्स वगैरह का भी प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों मैं वहाँ पर देखने भी गया था। मुझे लगता है कि जल्द ही वो तैयार हो जाएगा और केंद्र से भी हमने कहा है कि इस बार की जो गेम्स हैं, नेशनल गेम्स, वो वहाँ पर करवाई जाए। लद्दाख में कोऑपरेटिव वीक के मौके पर खास समारोह का आयोजन किया गया। इस फंक्शन की अध्यक्षता कारगिल के डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज डॉक्टर सरवर शहजाद ने की। इस आयोजन में कई प्रसिद्ध सहकारी संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना और विभिन्न सहकारी संगठनों के बीच सहयोग तथा समझ बढ़ाना था। कार्यक्रम में सहकारी समितियों की उपलब्धियों और उनके कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका और समाज के आर्थिक विकास में उनके योगदान पर भी खास चर्चा की गई। कुल मिलाकर यह आयोजन सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और लोगों को इसकी महत्वता से अवगत कराने में बेहद उपयोगी रहा।